वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द कॉमर्स क्लब। और हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में, मतलब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आ चुके हैं अपने। और सेकेंड पार्ट पे जो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग का, उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर एंड टाइप, और उसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी। दैट मीन्स इन दोनों टॉपिक को स्क्रैच से बिल्कुल 100% कंप्लीट करते हैं और उसके बाद अपने नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते जाएंगे। लास्ट पार्ट होने वाला है हमारे ऑर्गेनाइजिंग का, और उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग भी खत्म। हाँ, आई होप तुमको ये चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। में हमारा सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर में यहां पे क्या लिखा हुआ है सबसे पहले रीड करेंगे और उसके बाद एक्सप्लेनेशन शुरू होगा। तो यहां पे लिखा हुआ है द ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड। इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। बच्चे ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है, ये एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ये एक केस होता है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो परफॉर्म करता है। ध्यान रखेंगे, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर का मतलब है एक बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है, उसमें कितने मैनेजर्स होने वाले हैं, कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होने वाले हैं, क्या क्या चीजें चलने वाली हैं, ये सारी की सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताता है। यहां पे लिखा हुआ है, अगर आप थोड़ा अच्छी तरीके से रीड करेंगे तो यहां पे लिखा है द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क। ये एक फ्रेमवर्क है विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म, जहां पे मैनेजमेंट का और ऑपरेशन, जिसमें आप ऑपरेट करें, जैसे आपको पिज्जा बनाना है, आप शू बनाते हैं तो आप शू मेकर हो गए, तो उसमें जो शूज बनाते हैं, एक टाटा का काम है कार्स बनाना, रिसोर्सेज को सप्लाई करना। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैनेजरियल और ऑपरेशनल टास्क, जिस चीज में आप ऑपरेट करते हैं, ये किस तरीके से परफॉर्म किए जाएंगे, वही बताता है आपका ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। आगे लिखा हुआ है बच्चे, इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल। यहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन की बात नहीं, यहाँ पे रिलेशनशिप भी बताया जाता है। किसके? बिटवीन द पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। कौन से लोग क्या काम करने वाले हैं और कितनी रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सीईओ के पास लैम्बोर्गिनी है, जरूरी थोड़ी ना है कि लेबर भी उस पर बैठ जाएगा जाके। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, हर इंसान को ओहदे के हिसाब से चीज़ें दी जाती हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है कि यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। दैट मीन्स क्या इंसान क्या रिसोर्स यूज कर सकता है और उसका काम क्या है, वो भी यहाँ पे अच्छी तरीके से स्पेसिफाई करता है क्या? आपका ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। आई होप तुम्हें ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर क्या होता है ये अच्छी तरीके से समझ आ गया। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। जो टाइप्स हैं उसमें हमारे पास फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर्स हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, तो रीड करते हैं हम अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर, और फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या लिखा है उसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इट इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स। यहाँ पे मेन की पॉइंटर ये है, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर। डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड, अगला की पॉइंटर ये है, डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन। उनके स्पेसिफिक फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट क्रिएट करना है। एग्जाम्पल अमेजॉन, स्टारबक्स, नाइकी एक्सेट्रा। हमेशा याद रखिएगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर उन पर्टिकुलर जगहों के लिए होते हैं जहाँ पे आपको फंक्शनिंग क्रिएट करनी होती है। फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर दोनों में ही अपनी अपनी विभिन्नताएं हैं। अगर मैं यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर को तुमको बताऊँ तो भाई पर्टिकुलरली तुम्हें क्या समझना है यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे तुम ये समझो कि तुम्हें सेल्स भी देखना है, तुम्हें पैकेजिंग एंड क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग भी देखना है, तुमको मार्केटिंग भी देखना है, तुमको पूरा का पूरा स्टाफ मैनेजमेंट भी देखना है, तुमको ह्यूमन रिसोर्स भी देखना है, तुमको सारी की सारी चीज़ें देखनी है। अब यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें देखने के लिए एक मैनेजर काम नहीं आ सकता। यहाँ पे तुमको ग्रुप करना पड़ेगा जॉब्स को। हर इंसान क्या संभालने वाला है, ये सारी चीजें तुमको ग्रुप करनी पड़ेंगी ऑफ सिमिलर नेचर। सिमिलर ये नहीं कि कैश वाले मैनेजमेंट संभाले, मैनेजमेंट वाले कहते प्रोडक्शन संभालना है। तो ध्यान रखना यहाँ पे सिमिलर नेचर की चीजों को ग्रुप करना पड़ेगा। उसके बाद डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड, उसके बाद उनका एक अलग डिपार्टमेंट बना देगा, सेल्स डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो स्पेसिफिक फंक्शन निभाए, सिर्फ वही फंक्शन निभाए जिसके लिए उसको बनाया गया है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अमेजॉन हो सकता है हमारे पास, स्टारबक्स हो सकता है, नाइकी हो सकता है। ये बहुत से एग्जाम्पल हैं जो हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन एक ही होती है, तो यहाँ पे बेसिकली फंक्शनल स्ट्रक्चर काम कर जाता है। अगर मैं यहाँ पे इनके अगले पर्टिकुलरली टॉपिक के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे लिखा है इसकी सूटेबिलिटी क्या है। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है ये सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन निभाएं जो वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट निभाती हैं।
सिंपल कहने का मतलब ये क्या है, वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब बच्चे ये है, जैसे अमेजन है, अमेजन अब तो खैर डाइवर्सिफिकेशन दिखा रहा है, लेकिन अभी से पहले ये सिर्फ वन लाइन प्रोडक्ट ही करता था, फंक्शनल स्ट्रक्चर था, अभी बढ़ रहा है डिविजनल स्ट्रक्चर पे। सिंपल कहने का मतलब क्या है, अब जैसे नाइकी है सिर्फ जूते बनाता है, हाँ और भी चीज़ें बनाता है, मर्चेंडाइज एंड क्लोथिंग भी करता है, थोड़ी बहुत करता है, लेकिन उसका मेन की पॉइंटर, मेन लाइमलाइट क्या है, उसके शूज़ हैं। तो वहाँ पे उसको डिविजनल स्ट्रक्चर की नहीं, सिर्फ फंक्शनल स्ट्रक्चर की जरूरत होगी, उसका मेन फोकस जूते हैं, इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ जूतों पे ही फोकस करना चाह रहा है, इसलिए वो फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाएगा। उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसका एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, सब कुछ सिर्फ शूज़ के लिए। अगर मैं बात करूँ ऐसी कंपनीज जैसे शाओमी हो गई, अब शाओमी बहुत सारी चीज़ें बनाती है, जैसे सोप डिस्पेंसर बना रही है, मोबाइल फ़ोन्स बना रही है, ईयरफोन्स बना रही है, और क्या बना सकती है, और शूज़ भी बनाती है, बैग्स भी बनाती है, कहीं ना कहीं टेक के प्रोडक्ट्स के अलावा कहते हैं वो जो क्या कहते हैं वैक्यूम क्लीनर भी बनाती है। तो सिंपल कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन है। अब यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा। अब वैक्यूम क्लीनर की मार्केटिंग फ़ोन में काम नहीं आ सकती, फ़ोन की मार्केटिंग सोप डिस्पेंसर में काम नहीं आ सकती। अब इसके लिए तुमको बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो इसीलिए जो वन प्रोडक्ट लाइन है उसके लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर, जैसे हमने बताया एक प्रोडक्ट लाइन है, जैसे स्टारबक्स है, कॉफ़ी बेचता है, मेन प्रोडक्ट क्या है, कॉफ़ी है। अब कॉफ़ी के जूते तो नहीं बनाने लगेगा स्टारबक्स के जूते, ऐसा तो नहीं सुना ना। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, तो लार्ज कंपनी जो प्रोड्यूस करें सिर्फ वन प्रोडक्ट लाइन, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन विच डाइवर्सिफाई एक्टिविटीज़, और या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल रह सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा फर्निशिंग। एग्जाम्पल के तौर पर रोल्स रॉयल्स, अब फंक्शनल स्ट्रक्चर के लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता। अब रोल्स रॉयल्स को बहुत ज़्यादा फर्निशिंग और बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए, 6 महीने में एक कार निकालते हैं, 6 महीने में एक कार है, यहाँ पे 6 महीने में कम से कम करोड़ों निकल जाती हैं। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है बच्चे कि यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सूटेबल है। आइए देखते हैं इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या कहते हैं, तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, दैट मीन्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो सबसे पहला एडवांटेज इधर देखेंगे और डिसएडवांटेज इधर देखेंगे। तो एडवांटेज देखते हैं बच्चे, एडवांटेज में लिखा हुआ है प्रमोट्स एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, मैन पावर को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना, फंक्शनल स्ट्रक्चर सबके छोटे छोटे डिवीजन बनाने, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ये क्या है बच्चे, एडवांटेज है इसका। अगला प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अच्छी तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन भी बैठा सकते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है, सब एक ही काम कर रहे हैं अपने अपने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में, उनका एक डिपार्टमेंटल हेड है, तो अच्छी तरीके से कंट्रोल कर ले रहा है वो हेड, और कोऑर्डिनेशन भी सारे मेंबर्स अच्छी तरीके से बना पा रहे हैं। इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये मैनेजमेंट का दैट मीन्स मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत अच्छी तरीके से बनाता है। मैनेजमेंट देखो वही चीज़ रिपीट की गई, बस थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर दी गई है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी को में कन्वर्ट कर दिया गया। मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से होता है, टाइम कंज्यूमिंग कम होता है, रिसोर्सेज भी सारी यूज हो जाती हैं, और ऑपरेशन भी अच्छी तरीके से हो जाता है। आगे ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय ईजियर, और जो ट्रेनिंग होती है वो ईजियर होती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर सेल्स डिपार्टमेंट के किसी इंसान को ट्रेन करना है तो सेल्स की चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। अब यहाँ पे कोई डिवीजन ही नहीं होगा तो मैं किसको क्या पढ़ा रहा हूँ मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। तो सिंपल कहने का मतलब ट्रेनिंग ईजी हो जाती है। डिसएडवांटेज अगर देखें तो लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव, ध्यान दे बच्चा, क्योंकि अपना अपना डिपार्टमेंट सब लोग कैरी करते हैं, तो सब लोग अपना, कोई सेल्स बढ़ा रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट सबको फाइनेंस बढ़ा रहे हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सिर्फ मार्केटिंग ही देख रहे हैं, ऑपरेशनल वाले सिर्फ ऑपरेशन ही कर रहे हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चर ही कर रहे हैं। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे एम्फेसिस हो जाते हैं अपने अपने क्या कहते हैं जो ऑब्जेक्टिव है। कोई भी बेचारा एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं देखता, जिसके लिए बनाए गए हो तुम लोग उसी को भूले जा रहे हो, गलत बात है। आगे बात करते हैं लीड टू प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, ध्यान दे बच्चा, प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन में दिक्कत क्या होती है, हाँ अपने वाला अपना जो क्या कहते हैं पर्टिकुलर जो हमारा एक सेक्टर बना हुआ है उसमें तो सब कोऑर्डिनेट, फाइनेंस वाले फाइनेंस से बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेकिन अब देखो सेल्स वाले फाइनेंस से लड़ रहे हैं, कह रहे सेल्स नहीं हो रहा, वो ऑपरेशनल वाले को गरिया रहा है, अरे तुमने अच्छी तरीके से प्रोडक्ट नहीं बनाया, और प्रोडक्ट जिसने बनाया वो उसको गरिया रहा है कि भाई तुमने पैसा नहीं आ रहा, और पैसे वाला गरिया रहा है मैनेजमेंट को, यहाँ का मैनेजमेंट ही बेकार है। तो यहाँ पे क्या करता है कि थोड़ा सा आपस में ही एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से क्या करने लगता है, लड़ने लगता है। आगे बात करते हैं इंटरेस्ट ऑफ 2 और मोर डिपार्टमेंट्स आर नॉट कंपैटिबल, जरूरी नहीं है जो एक डिपार्टमेंट चाहता है वही दूसरा क्या कहते हैं डिपार्टमेंट चाहता हो। सिंपल कहने का मतलब क्या है बच्चे कि यहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट्स के इंटरेस्ट नहीं मैच हो सकते। बहुत सारी केस स्टडीज़ भी इस पे बनती हैं कि भाई एक पर्टिकुलर कंपनी की सेल्स कम हो रही है तो जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो ब्लेम कर रहा है फाइनेंस को, फाइनेंस ब्लेम कर रहा है मार्केटिंग को, मार्केटिंग कर रहा है प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन कर रहा है मैनेजमेंट को। हर चीज़ क्या होता है यहाँ पे, अब कोई इंसान चाह रहा है कि पैसा क्वालिटी बढ़ानी चाहिए, फाइनेंस कर रहा है भैया हमारे पास पैसा ही नहीं, क्वालिटी कैसे बढ़ाना है।
अब दोनों क्या कहते हैं, दोनों के इंटरेस्ट क्या हो रहे हैं, कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। आगे बात करते हैं लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी। बच्चे यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज पीपल विद द सेम स्किल एंड नॉलेज। कहने का मतलब क्या है कि एक डिपार्टमेंट में सब सेल्स वाले सेल्स में घुसे हुए हैं, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, सबको एक जैसी नॉलेज है, सब लोग एक जैसा ही सोचते हैं, सब लोग एक जैसा ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज पीपल विद सेम स्किल एंड नॉलेज। यहाँ पे सेम स्किल्स और नॉलेज सबके पास एक ही जैसी ही होती है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या होता है, अब उतनी ही नॉलेज आपका जो कलीग है वो भी उतना ही काबिल है जितना तुम काबिल हो। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं है, ना कोई किसी से कुछ सीख रहा है, ना कोई किसी को सजेशन दे रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रिजिड व्यवहार है। ठीक है, सेल्स वाले बस सेल्स में ही रह जाते हैं, फाइनेंस वाले फाइनेंस में ही रह जाते हैं। और उसके बाद आता है बच्चे हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। अच्छा, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने अभी बता दिया था तुमको डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर एक प्रोडक्ट लाइन, डिविजनल स्ट्रक्चर बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट कंप्राइजेज विद सेपरेट बिजनेस यूनिट्स और डिवीजन। यहाँ पे आगे लिखे ईच यूनिट हैज डिविजनल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर performance and who has authority or overall unit. For example, a large company having divisions like cosmetic, clothing, etc. सिंपल कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा धंधा जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन चल रहे हैं। मैंने Xiaomi का एग्जांपल दिया था, तो मैं अभी से पहले, अगर तुमने स्किप कर दिया वीडियो तो जल्दी से दोबारा से देख लो। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं डिविजनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो डिवाइड करे गए हों। ठीक है, स्ट्रक्चर्स को डिवाइड किया गया छोटे छोटे भागों में। अब यहाँ पे बात करी जा रही है, मैं कहते हैं जो फ़ोन है उसका डिपार्टमेंट अलग कर दिया पूरा का पूरा, दैट मीन्स उसका स्ट्रक्चर ही अलग कर दिया। ठीक है, मतलब अब मेरे पास मैं फ़ोन भी बनाता हूँ और प्लस मैं फ़ोन्स भी बनाता हूँ, प्लस मैं शूज़ भी बनाता हूँ, प्लस मैं ओरल कॉस्मेटिक्स भी बनाता हूँ। अब ऐसी कंपनी सर कौन सी होती है, फ़ोन्स, शूज़ और कॉस्मेटिक्स। अब पर्टिकुलरली एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, तुमको इतना ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान रखना, अब मैं छोटे छोटे फंक्शनल स्ट्रक्चर सबके बना दूंगा। एग्जांपल के तौर पे क्या होगा, मेरे फ़ोन का भी एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, एक मार्केटिंग होगा, एक सेल्स होगा। इसका भी फाइनेंस मार्केटिंग सेल्स, इसका भी फाइनेंस मार्केटिंग सेल्स। अब यहाँ पे एक फंक्शनल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और क्योंकि बहुत सारी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट है तो मैंने बहुत सारे फंक्शनल स्ट्रक्चर बना दिए, जिसको मैंने नाम दिया क्या, डिविजनल स्ट्रक्चर। समझ गए? दैट मीन्स छोटे छोटे क्या कहते हैं आपके फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉर द डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट को जब मैं फॉर्म करता हूँ तो मैं बोलता हूँ डिविजनल स्ट्रक्चर। मैंने प्रोडक्ट के बिहाफ पे सबको डिवाइड कर दिया है और इसी को मैंने बोला डिविजनल स्ट्रक्चर। ये लार्ज कंपनीज हु हैव हैविंग मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट वो यूज़ करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर को। आई होप तुमको ये चीज़ समझ आ गई हो। Xiaomi के एग्जाम्पल से हर चीज़ समझ आ गई हो। तुमको नहीं आता तो mi.com पर देख सकते हो जाके कि कितने सारे प्रोडक्ट वो लोग बनाते हैं। सुटेबिलिटी देख लेते हैं बच्चे, कहाँ कहाँ ये सुटेबल लगते हैं आपको। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट और डिफरेंट लाइंस ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायरिंग प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। जहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, उनमें स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इसको। और ऑल्सो ग्रोइंग कंपनी विच इंटेंटेड टू ऐड मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन फ्यूचर अडॉप्ट दिस स्ट्रक्चर। बच्चे ध्यान रखना, वो जो नई कंपनी, न्यूअर कंपनीज जो और नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाह रही हैं अपने पर्टिकुलर बिजनेस में, वो भी इस डिविजनल स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। ये इनकी सुटेबिलिटी है। अगर आप भी चाह रहे हैं आगे धंधा करना तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आइए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है, डिविजनल हेड्स आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट्स। बच्चे यहाँ पे क्या होता है कि जो हर डिवीजन होता है, जैसे फ़ोन का डिपार्टमेंट अलग है, मतलब डिवीजन अलग है, उसके बाद आपका सोप डिस्पेंसर का अलग है, शूज़ का अलग है, कॉस्मेटिक का अलग है, तो उसके एक डिविजनल हेड होते हैं जो उसको पूरा का पूरा क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, पूरा ऑर्डर देते हैं सबको। वही अकाउंटेबल होते हैं प्रॉफिट के। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो अकाउंटेबल जवाबदेही कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ उसका डिविजनल हेड। आगे बात करते हैं प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट है तो फ्लेक्सिबिलिटी है। हमारा जो क्या कहते हैं पर्टिकुलर जो कंपनी है वो नए नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशंस पे काम कर रही है। आगे फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, नई नई चीज़ें एक्सपैंड करती है। जरूरी थोड़ी ना जिस कंपनी को तुमने शुरू किया जिस काम मकसद के लिए उसी में सक्सेसफुल हो जाए। रिलायंस तो कपड़े बेचने से शुरू हुआ था, फिर उसने क्या कहते हैं वो भी बेचा है, क्या कहते हैं सोना चांदी भी बेचा, उसके बाद अब देखो पता नहीं कहाँ छक्के छुड़ा रहा है, वो कहते हैं जियो से। तो सिंपल कहने का मतलब है मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन कौन सी तुम्हें क्या प्रॉफिट देते तुमको पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। प्रमोट स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। दैट मीन्स वो तो फंक्शनल में भी किया जाता है, ठीक है, कि आप स्पेशलाइज लोगों को यूज़ करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, और एफिशिएंसी भी होती, टाइम और कॉस्ट दोनों ही बच जाते हैं। आगे बात करें इसके डिसएडवांटेज, भाई जिसके प्रोज हैं उसके कॉन्स भी होंगे ही होंगे।
तो बच्चे यहाँ पे लिखा है कन्फ्लिक्ट्स में अराइज अमंग द डिफरेंट डिवीजन। भाई जहाँ जहाँ डिवीजन है वहाँ कन्फ्लिक्ट्स तो अराइज होने, जैसे फंक्शनल में डिवीजन है, जो छोटे छोटे क्या कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाए जाते थे उसमें लड़ाई होती थी, यहाँ पे भी लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट्स तो होने ही होने। आगे लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट, कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है, लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट, क्योंकि भाई डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन में डिफरेंट क्या कहते हैं आपके डिविजनल हेड्स और डिफरेंट उसके सब डिवीजन्स, तो भाई सबको सैलरी देना है, सबकी वर्किंग निभानी है, तो भाई यहाँ पे पर्टिकुलरली कॉस्ट तो इंक्रीज होगा ही होगा, पैसा तो लगेगा ही। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड ही नहीं कर सकती क्योंकि भाई पैसा बहुत ज़्यादा इसमें लगता है, ठीक है। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का तो है ही नहीं भाई, तो उसको तो भूल जाओ। और हेडक्वार्टर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल ईच डिवीजन, और जो हेडक्वार्टर मेन ऑफिस होते हैं हर डिवीजन को कैसे कंट्रोल किया जाए, बहुत सरदर्द होता है, ठीक है। सारे इतने सारे डिवीजन, इतने सारे लोग, इतने सारे काम कर रहे हैं, कैसे मैनेज होगा, मैनेज ही नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है हेडक्वार्टर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल ईच डिवीजन यूनिट्स। दैट्स इट अबाउट इट, हमारा खत्म होता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं बच्चा, हमारा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक और अनौपचारिक, वैसे ही है कुछ है। आइए शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट मीन्स अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे। और फॉर्मल और इनफॉर्मल दैट मीन्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्मली चल रही हो, जिसमें सारा का सारा रूल्स एंड रेगुलेशन हो, उसको फॉर्मल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इनफॉर्मल मतलब है भी बातचीत करें, जैसे मैं और तुम बात कर रहे हैं, वो इनफॉर्मल हो गया, ठीक है। घर पे जैसे तुम बात करते हो इनफॉर्मल। और एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों ही देखे जाते हैं। फॉर्मल जब भी तुम प्रिंसिपल के आगे खड़े होते हैं, यस सर, हाँ सॉरी सर, ये वो, ठीक है, तो वो क्या फॉर्मल स्ट्रक्चर। इनफॉर्मल मतलब जब तुम प्रिंसिपल ऑफिस के बाद अरे साढ़े को गरिया दिया, तो सिंपल कहने का मतलब क्या होता है, वो होता है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो आप लंबी लंबी फेंकते हैं। तो जब मतलब एक जब यूजुअल टॉक होती है, नॉर्मल टॉक्स, उसे इनफॉर्मल कहा जाता है। फॉर्मल मतलब जब आप एक फॉर्मल वे में करते हैं, इट इज डिजाइंड बाय मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। It specifies clearly the boundaries of authority and responsibility. There is a systematic coordination among the various activities to achieve the organizational goal. एक सिंपल स्लीक लाइन में एक सिंपल स्ट्रक्चर जिसमें तुम्हें पता हो कि तुम्हें किससे ऑर्डर लेना है, तुम्हें किसको आंसरेबल हो, तुम्हें काम कितना करना है, तुम्हें काम कब तक करना है, ये सारी की सारी चीजें फिक्स हो। तुम्हें किससे आगे किसी से बात नहीं करना, इससे कम किसी से बात नहीं करना, और ना ही इसी से ज्यादा बात करना है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि ये सब क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिंपली सेज इट इज डिजाइंड बाय मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। एक फॉर्मल स्ट्रक्चर इसीलिए बनाया जाता है पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ओके तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा है यहीं पे फॉर्मल का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब हम लोग बात करने वाले हैं एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, और उसके बाद यहीं पे पैरेलली हम लोग देख लेंगे डिसएडवांटेज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले एडवांटेज पे पढ़ते हैं बच्चे। एडवांटेज में यहाँ पे लिखा हुआ है ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बच्चे ध्यान रखना, हम लोग फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और फॉर्मल स्ट्रक्चर में सब कुछ स्ट्रेट स्लीक चलता है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी के हाथ में रखना, किसी को अकाउंटेबल करना, ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसे वो तुम्हारा स्कूल नहीं होता है जहाँ पे तुम्हारे एक मॉनिटर अपॉइंट कर दिए जाते हैं, हाउस कैप्टन और प्रिफेक्ट और हेड बॉय हेड गर्ल, पता नहीं क्या क्या चलता है, ठीक है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहाँ पे फिक्स करना बहुत आसान होता है क्योंकि फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंडक्ट करवाना बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देता है कभी कभी। जैसे तुम्हारे घर में कभी कभी तुम्हारे बड़े भाई बहुत अच्छे माने जाने लगते हैं, कभी कभी छोटे भाई बहुत अच्छे माने जाने लगते हैं, और वो शर्मा जी का लड़का तो हमेशा अच्छा माना गया है तुम्हारी पूरे के पूरे हिस्ट्री में। तो सिंपल कहने का मतलब क्या, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बड़ा मतलब एक तरीके से कंसिस्टेंट है ही नहीं, वो तो अनकंसिस्टेंट टाइप का है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि फॉर्मल स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत आराम से रखी जा सकती हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, हेल्प इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। यहाँ पे क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके हाथ में जानी है ये क्लियर है, कौन क्या काम करने वाला है ये क्लियर है। तो बच्चे यहाँ पे जो एक तरीके से डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है वो नहीं होता कि एक इंसान बहुत सारी चीजों को कर रहा है, एक इंसान बार बार एक चीज को रिपीट कर रहा है। क्योंकि जब आप इनफॉर्मल होते हैं ना, तो आप कौन सी चीज कितनी बार कर देते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। लेकिन एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में बार बार रिपीटिशन नहीं होता, जैसे टाइम वेस्ट नहीं होता। आई होप तुमको ये चीज समझ आई हो। आगे बात करते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड। कौन आपको कमांड देने वाला है ये बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। यहाँ पे तुमको पता है कि तुम्हारा क्लास टीचर कौन सा है, ठीक है। लेकिन अगर तुम घर पे देखो तो घर पे सब ज्ञान देने वाले होते हैं। घर पे कौन कौन ज्ञान देता है, आपके दादी बाबा देना चाहिए, मम्मी पापा देना चाहिए, पड़ोसी
क्यों दें, लेकिन फिर भी देते हैं। वो मामा मामी देंगे ही देंगे, फूफा फूफी सब देने लगते हैं। तो सिंपल कहने का मतलब है यूनिटी ऑफ कमांड तो है ही नहीं वहां पे। यूनिटी ऑफ कमांड इन फॉर्मल स्ट्रक्चर में होता ही नहीं है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि एक जगह से कमांड मिल रहा है, एक तरीके से हमें पता है कि मेरे को कहां से ऑर्डर्स लेने हैं। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड इसमें पर्टिकुलरली जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत अच्छे तरीके से निभाया जाता है। और लास्ट एडवांटेज देख लेते हैं बच्चा, वो लिखा हुआ है प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कौन? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स इफ यू वांट टू बी स्टेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप स्टेबल रहना चाहते हैं तो आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप काम नहीं कर सकते हैं। सिंपल कहने का मतलब है कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एक अनसेटल्ड स्ट्रक्चर ज़्यादा दिन तक लास्ट लॉन्ग नहीं रह सकता, कोलैप्स हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम लाइन टूट जाएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो सिंपल कहने का मतलब है यहाँ पे स्टेबिलिटी देता है ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा प्रॉपर प्योर वर्किंग एनवायरनमेंट। आई होप तुमको एडवांटेज समझ आए हों। आगे बढ़ने से पहले मैं 2 मिनट कहूँगा, वीडियो पॉज कर लो। ये देखो मैं अलग हो गया यहाँ पे, इसको जल्दी से एक बार रीड कर लो। और अगर कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं समझ आए तो जल्दी से पीछे कर लेना वीडियो, मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा। और हाँ, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर बिल्कुल तब भी ना समझ आए तो तुम एक काम कर सकते हो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट कॉमर्स क्लब का, इस पर तुम्हें क्या करना है, DM कर देना। ओके, हाँ गुड, फॉलो जरूर कर लेना, कम है फॉलोअर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर। भाई हर चीज़ के प्रोज हैं तो कॉन्स भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, बिना नेगेटिव पॉइंट्स से काम नहीं चलता है। तो ध्यान देते हैं, डिसएडवांटेज तो है लीड टू प्रोसीड्यूरल डिलेज। दैट मीन्स जो आपका प्रोसीजर होता है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, क्योंकि हर जगह से आपको एक तरीके से सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। आपको 10 दिन की छुट्टी भी चाहिए तो पहले क्लास टीचर से साइन करो, पहले प्रिंसिपल से, फिर वाइस प्रिंसिपल से, फिर पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं बीच में, फिर अपने घर वालों से साइन कराओ, फिर अपने साइन करो, फिर ज़्यादा उनके नाम कर दो। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि प्रोसीजरल डिलेज बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत जो डिसीजन मेकिंग वो कहीं ना कहीं लैग हो जाती है, कहीं ना कहीं डिले हो जाती है, तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तो डिलेज होने लगते हैं। डज नॉट अलाउ एनी डेविएशंस। ओके, तो बच्चे यहाँ पे डेविएशंस का मतलब है चेंजेस, और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो डेविएशंस हैं वो कहीं ना कहीं लैग हो जाते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा चेंजेस एक बार में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, देखो प्रोसीजरल डिलेज तो होते ही हैं, प्लस यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी नहीं दी जाती है कि आप एक चीज़ को बार बार चेंज करें, प्लान्स को बार बार चेंज नहीं किया जा सकता। तो दैट सेज डज नॉट अलाउ एनी डेविएशंस। नेक्स्ट बात करें, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप्स। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड ऑल द ह्यूमन रिलेशनशिप्स। बेसिकली क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कोई दूसरा इंसान आपके लिए 100% काम करेगा भी कि नहीं करेगा। सिंपल कहने का मतलब क्या है, डिफिकल्ट होता है बहुत ज़्यादा समझना ह्यूमन रिलेशनशिप्स को अमंग दी डिफरेंट फॉर्मल स्ट्रक्चर्स। सिंपल कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान को एक क्लास में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में बैठा तो है, काम तो कर रहा है, लेकिन क्या रियलिटी में उसका मन है, उसकी बॉडी तो वहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन क्या उसकी सोल, उसका स्टेट ऑफ माइंड वहाँ पे प्रेजेंट है। एक इंसान, औसत इंसान जॉब करता है, 60 साल में मर जाता है, लेकिन सिंपल कहने का मतलब क्या है, जहाँ 60 साल में रिटायरमेंट लेता है, क्या वो रियलिटी में वो चीज़ फील कर रहा है कि उसको वो काम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। तो सिंपल कहने का मतलब है क्या, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप्स। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स में रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करने में कि भाई रियलिटी में वो इंसान अपना 100% दे भी पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। अच्छा सर, इसको अगर सुलझाना हो तो क्या किया जाए, एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए, एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स रखिए जिससे वो समझ पाए लोगों की नीड्स को, और उस वही डिपार्टमेंट दे जिसमें उसका मन लग रहा हो। ठीक है, जैसे मेरे को एक बहुत बढ़िया स्टोरी याद आई। एक डॉक्टर था, सर्जन, और वो बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस उसने किए थे, बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए थे उसने। एट द एंड में उसका रिटायरमेंट था, फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करी गई, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, दुनिया भर से लोग आए। दुनिया भर से जब लोग आए तो उन्होंने उनको प्रेज़ किया, लेकिन जो डॉक्टर थे, जो सर्जन थे, वाइन का ग्लास लिए हुए थे और एक कोने में खड़े हुए थे और सोच रहे थे कुछ। सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पार्टी में, तो ये लोगों ने देखा उन्हें कि वो अकेले क्या कर रहे हैं वहाँ पे। जब गए, उनसे पूछा गया कि आप अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खुश नहीं है क्या? आज आप लोगों का एक सक्सेसफुल करियर का एंड होता है, यहाँ पे इतना पैसा कमाया, इतना नाम कमाया है आपने, क्या आप खुश नहीं हैं? यहाँ पे बैठे क्या कर रहे हैं? तो उनके आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि खुश बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। तो उन्होंने कहा क्यों? सब लोगों ने सोचा यही कि बहुत एक मेमोरेबल कैरियर रहा है, क्या पता उस कैरियर की याद आ रही हो, लेकिन उनका आंसर बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा खुश नहीं हूँ क्योंकि डॉक्टर ही नहीं बनना था। तो लोग हैरान हो गए, उन्होंने पूछा फिर बनना क्या था? उन्होंने कहा था कि डांसर बनना था मुझे।
एक अकेले कमरे में बंद रहता, डांस करता, कोई देखता ना देखता उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मस्त रहता। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट आवर शिप विल ऑलवेज रिमेन सेफ इन हार्बर। एक हार्बर में, एक डॉक पे एक शिप हमेशा सेफ रहती है। एरोप्लेन विल ऑलवेज बी सेव्ड इन हैंगर। हर इंसान कहीं ना कहीं सेफ है। एक बच्चा सेफ है अपने घर में, एक इंसान सेफ है अपने घर में, लेकिन क्या वहाँ पे रहने के लिए बना है? अगर मैं आपसे साफ चीज़ कहता हूँ, जब एक एरोप्लेन खड़ा होता होगा एक हैंगर में, जब दूसरे एरोप्लेन्स को आगे उड़ते हुए देखता होगा तो ख़राब नहीं लगता होगा क्या? वहाँ पे रहने के लिए बना नहीं है जहाँ पे उसको स्टेबल करके रखा गया है। आप घर पे रहने के लिए नहीं बने हैं, आप कोई एक सेफ जॉब करने के लिए नहीं बने हैं। 60 साल की उम्र में जब रिटायरमेंट लेंगे, या तो एक बिजनेस से लेंगे या तो एक जॉब से लेंगे। बेस्ट मोटिवेशन और एक सीख अपने यंगर्स को आप कैसे देंगे, और सेटिस्फाइड कब होंगे एक ऐसी ज़िंदगी पे जहाँ पे तुमने बहुत सारे एक्सप्लोरेशन किए हैं और तुमने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया है, बहुत सारे खतरों से लड़ा है, इतने सारे फेलियर्स को तुमने फेस किया है और फिर बहुत सारी सक्सेस भी ली है। या फिर एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पे स्टेबिलिटी, तुमको 1 तारीख को तुम्हें सैलरी मिल जाती थी और तुमने कुछ खास नहीं उखाड़ा। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे यही सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। सोशल नीड्स को यहाँ पे बेसिकली क्या कहता है, इग्नोर कर दिया जाता है कि उनको चाहिए क्या, उस पर ध्यान ही नहीं देता। ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए वो ध्यान में रखा जाता है। तो बच्चे यहाँ पे लिखा इग्नोर सोशल नीड ऑफ द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ की कोई भी सोशल नीड को यहाँ पे मद्देनजर नहीं रखा जाता। ठीक है, तो सिंपल कहने का मतलब है कि अगर आप स्कूल में जाते हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, फील नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं, आपको क्रोसिन दे देते हैं, ग्लूकोज पिला देते हैं। सर फट रहा है, ग्लूकोज पी लो। पेट दर्द हो रहा है, ग्लूकोज पी लो। जान निकल रही, ग्लूकोज पी लो। हार्ट अटैक आ गया, ग्लूकोज पी लो। तो उनको मतलब नहीं, उनको ग्लूकोज से मतलब है, उनको पता है कि भाई सब इंसान क्या है, एक तरीके से पागल बना रहा है, और उनकी गलती नहीं है क्योंकि सोसाइटी ही ऐसी है। वो लोग भी बेचारे परेशान हो चुके हैं इन बच्चों से, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जगहों पे झूठ और फरेब चलता है। इसीलिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को देखा जाता है, सोशल नीड्स को जो है एम्प्लॉयज़ की, उसको इग्नोर कर दिया जाता है कहीं ना कहीं। और दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ योर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है। जितना ही कड़क फॉर्मल था उतना ही कहीं ना कहीं माइल्ड है। आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें लिखा हुआ है इट इज़ एन नेटवर्क ऑफ पर्सनल सोशल रिलेशनशिप नॉट एस्टैब्लिश्ड और रिक्वायर्ड बाय द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बट अराइजिंग स्पॉन्टेनियसली एज पीपल एसोसिएट विद वन अनदर। हर बिजनेस में फॉर्मल होता है तो इनफॉर्मल भी होता है। प्रोसीडिंग फॉरवर्ड विद द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक मैं शॉर्ट ट्रिक आपको ये बता देता हूँ कि भाई हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल भी होता है और साथ में इनफॉर्मल भी होता है। वो स्कूल में जब तुम लोग बैठते हो ना और तुम देखते हो कि तुम्हारा एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर आया है और वो तुम्हें कहते हैं लेसन टीच करना शुरू किया है, लेकिन स्टिल तुम बातचीत करने में अपने फ्रेंड से कामयाब हो ही जाते हो। तुम स्टिल उससे वही बदतमीजियाँ करते हो जो एक लुल्लू पुंजू टीचर के आगे भी करते हो। स्टिल तुम वो सारी हरामखोरियाँ करते हो जो तुम करते आ रहे हो। मतलब चाहे जितना भी स्ट्रक्चर को फॉर्मल कर दो, एक इनफॉर्मल जैसा जो क्या कहते हैं पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट हो ही जाता है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे फॉर्मल है वहाँ पे इनफॉर्मल भी है। जहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई सेट पैटर्न नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल कहने का मतलब एक यूज टू टॉक्स होती हैं, उसे बोला जाता है एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। आई होप तुमको ये चीज़ समझ आई हो। बढ़ते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे। सो एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पे सबसे पहला है प्रिस्क्राइब्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि प्रिस्क्राइब्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, सिंपल कहने का मतलब है कि एक पूरा का पूरा लाइन ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ फॉलो नहीं होता, कि आप अपने सुपीरियर से बात नहीं कर सकते। यहाँ पे आप सुपीरियर से बात कर सकते हैं, आप अपने बहुत ज़्यादा सबॉर्डिनेट से, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे सबॉर्डिनेट जो कहते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बहुत नीचे अंडरलाइन पे, मतलब आप टॉप लेवल पे हैं, आप लोअर लेवल से बात नहीं कर सकते, लेकिन ये भी यहाँ पे फॉलो नहीं होता। सिंपल कहने का मतलब है कुछ सोशल कनेक्शंस होते हैं जो आपके इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, जहाँ पे प्रीसेट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को कभी भी फॉलो नहीं किया जा सकता। आप कभी भी किसी से बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्प्स टू फुलफिल द सोशल नीड्स। लोगों को अपनी फीलिंग्स व्यक्त करने का पूरा हक है, और अगर अपनी फीलिंग्स को व्यक्त नहीं कर सकता तो एक टाइम पे वो डिप्रेस्ड हो जाता है।
मन में भरना बहुत ख़राब चीज़ होती है, और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने मन की बातें नहीं बता सकते, वो इनफॉर्मली प्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप अपने टीचर के आगे खूब यस सर, नो सर, नो मैम बहुत बोलते हैं, लेकिन अपने एक फ्रेंड के सामने बताते क्या पकाती है यार। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, वहाँ पे तो तुमने बोला कि यस यू आर लिटरली फेथड अबाउट योर वर्क, आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई में काम कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप जब इंटरनली अपने अंदर कुछ और ही फील कर रहे हैं, वो रियलिटी आप इनफॉर्मली अपने फ्रेंड को ही बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी सोशल नीड्स को फुलफिल करता है ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है, लास्ट है, इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल। बच्चे ध्यान रखना, ये भी कंट्रीब्यूट करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के 100% वर्किंग में, क्योंकि इनफॉर्मल, देखो फॉर्मल तो ज़रूरी है, उसके साथ इनफॉर्मल होना भी कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। आपकी कम्युनिकेशन गैप को ये कम करता है और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को 100% तरीके से पूरा करवाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। आगे बात करते हैं डिसएडवांटेज पे। तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड्स रूमर। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि ये जो खुसपुस चला करती है, ये रूमर्स फैलाती है, फेक इन्फॉर्मेशन, ग्रे पॉइंट स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है। मतलब बात कुछ और होती है, पहुंच कुछ और जाती है, परपंच कहते हैं इसको। और यहाँ पे ये जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये परपंच को प्रमोट करता है, रूमर्स फैलाता है। ठीक है, छपरी टीनेजर्स समझ रहे होंगे इस चीज़ को, वही रूमर्स जो तुम्हारे बारे में फैले हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। रेसिस्टेंस टू चेंज में डिले और रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ। बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पे रेसिस्टेंस टू चेंज में डिले और रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ मतलब यहाँ पे ये जो प्रमोशन करता है कंफर्ट जोन का, चेंजेस को प्रमोट नहीं करता, ये कहीं ना कहीं ग्रोथ को रोक देता है और प्रमोट ही नहीं करता उसे। तो बच्चे ध्यान रखना, फॉर्मल के अपने ही क्या कहते हैं ज़रूरी, फॉर्मल डिसिप्लिन को शो करता है, ये कंफर्टेबिलिटी को शो करता है। तो डिसिप्लिन भी होना चाहिए और कंफर्ट भी होना चाहिए, दोनों के मेल से ही काम चल सकता है। सिर्फ कंफर्ट तो कंफर्ट जोन में ले आएगा। तो लास्ट डिसएडवांटेज है हमारा, इट प्रेशराइज टू कंफर्म टू ग्रुप एक्सपेक्टेशंस। सिंपल कहने का मतलब है यहाँ पे ग्रुप एक्सपेक्टेशंस को ज़्यादा महत्व दिया जाता है इन कंपेरिजन टू द ऑर्गेनाइजेशनल। दैट मीन्स एक वर्कर को तभी रखा जाता है जैसे वो ऑर्गेनाइजेशंस की नीड्स को फुलफिल कर पाए, लेकिन एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जहाँ पे खुसर पुसर होती है, वो ग्रुप एक्सपेक्टेशंस को ज़्यादा प्रेशराइज रखता है। सिंपल कहने का मतलब है वो अपनी चीज़ों को प्रमोट करने लगता है, ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं कोने में चला जाता है। लेकिन जिस चीज़ के लिए तुम हायर किए हो, अगर उसी चीज़ को तुम भूले जा रहे हो, तो तुम्हारा रहना एक ऑर्गेनाइजेशन में सिवाय एक टाइम वेस्ट और हमारी रिसोर्सेज का बर्बाद करने से अलावा उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रेशराइज करता है ग्रुप एक्सपेक्टेशंस को, ठीक है, इन कंपैरिजन टू देयर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। दैट्स इट अबाउट दिस पार्ट। और बच्चे लोग ध्यान रखना है, इस पार्ट में इतना ही टॉपिक, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ेंगे। ध्यान रखना, एट द एंड में ये वीडियो डिलीट थी क्योंकि ड्यू टू दिवाली एंड ऑल, और इसके बाद जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलरली पोस्ट होंगी, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर आपको कॉमर्स क्लब का काम अच्छा लग रहा है तो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।